Hello students, our today's topic is Fleming's left hand rule. Student Fleming left hand rule की हेल्प से हम डिटरमाइन करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं डायरेक्शन और द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, तो उसको उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज थंब, first finger and center finger. Stretch the first finger, center finger and the thumb perpendicular to each other. स्टूडेंट, हमें इन्हें एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। सब में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री होना चाहिए। नाउ अगर हमारी फर्स्ट फिंगर दैट इज फोर फिंगर कह सकते हो, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे, इफ इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, this is the direction of the magnetic field, and the center finger gives the direction of current. आप current कह सकते हो और motion of positive charge भी कह सकते हो. Then thumb gives us the direction of the force on that charge particle. Okay student, repeat करते हैं. If first finger gives the direction of magnetic field, center finger gives the direction of current, then thumb will give us the direction of the force on the charge particle. तो charge particle पे हमें force की direction मिल जाएगी. This is the Fleming left hand rule. आप याद कर सकते हो FMC, father, mother, child. और एक सेटअप हमने बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाया हुआ है. दिस इज एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेने वाले हैं करंट. स्टूडेंट, आप करंट बोल सकते हो या कह सकते हो चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो स्टूडेंट, ये एक्सिस हमें करंट की डायरेक्शन को बताएगा और यू कैन से ये हमें उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा जिधर चार्ज पार्टिकल जा रहा है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द एक्सिस, ये हमें चार्ज पार्टिकल. अब बात करते हैं, दिस इज द एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमें देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो हम कंसीडर कर रहे हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन स्टूडेंट, अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये डायरेक्शन करंट की है और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो कि हमारा थर्ड एक्सिस होगा, दैट इज द जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो इसे ही बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको याद करना है, सभी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. हेंस यू कैन राइट स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड. अपने लेफ्ट हैंड को आपको स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, stretch the left hand such that the forefinger such that the forefinger आप फर्स्ट फिंगर भी लिख सकते हो. forefinger, stretch the left hand such that the forefinger or first finger, the central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other. Then स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी वो क्या डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की. हेंस यू कैन राइट द फर्स्ट फिंगर points to the direction of magnetic field. फोर फिंगर बोल सकते हो, फर्स्ट फिंगर बोल सकते हो. फर्स्ट फिंगर points to the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B से आप डिनोट कर सकते हो. magnetic field P vector.
the central finger points to the direction of electric current. जो सेंट्रल फिंगर है वो हमें करंट की डायरेक्शन को बताएगी. The central finger points to the direction of electric current. To the direction of electric current. स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. स्टूडेंट जिधर पॉजिटिव चार्ज चलते हैं वही डायरेक्शन करंट की होती है. सो आप लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो थंब हमें क्या बताएगा? उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा या फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल. Experienced by the charged particle. By the charged particle. Okay, student. This is the Fleming's left hand rule. Stretch the left hand such that forefinger, जिसे आप first finger भी बोल सकते हो, the central finger, thumb are mutually perpendicular. को क्या क्या? Thumb, forefinger and central finger are mutually perpendicular to one another. Then first finger points to the direction of magnetic field. ये आपको याद करना है. The central finger points to the direction of electric current. या बोल सकते हो motion of positive charge. Then thumb represent the direction of force experienced by the charge particle. So student, this is the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Now the next topic is motion of a charged particle in uniform magnetic field. स्टूडेंट हमें ये पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है. तो उस फोर्स की वजह से ही चार्ज पार्टिकल अपना मोशन डिस्क्राइब करता है कि वो उसे किधर मूव करना है. सो स्टूडेंट जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना चाहेगा तो फोर्स की वजह से वो अपने पाथ को चेंज कर लेगा. वो पाथ कैसा होगा, वो मोशन कैसा होगा, वही हमें यहाँ पर समझना है. सो स्टूडेंट यू कैन राइट consider a charged particle प्लस क्यू, आपने पॉजिटिव का चार्ज लिया है, मूविंग विद वेलोसिटी v और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. मूविंग विद वेलोसिटी v, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट capital B is the magnetic field applied. Capital B is the magnetic field applied. Okay, स्टूडेंट दो तरीके हैं चार्ज के मूव करने के. तो किस तरह से वो मूव करेगा? पहला केस तो ये हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, और दूसरा है वो किसी एंगल पर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो हम फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. When velocity, आप कह सकते हो velocity या उसका मोशन वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. When v is perpendicular to magnetic field B. तो स्टूडेंट सबसे पहले समझेंगे अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से चले तो उसका पाथ कैसा होगा, वो किस तरह का मोशन डिस्क्राइब करेगा. इसके लिए हमने कंसीडर किया है एक मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट ये क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर है टू दैट प्लेन ऑफ द पेपर. हम लिख देते हैं दैट इज इनवर्ड परपेंडिकुलर. ओके स्टूडेंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो इस रीजन में एंटर करेगा, कैसे एंटर करेगा? सपोज वो v वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है इस तरह से, तो उसकी डायरेक्शन शो कर देते हैं. वो रीजन में एंटर कर रहा है, यहाँ से आएगा, डैट इज़ वो परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको कट करता हुआ एंटर कर रहा है. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से इनवर्ड दिखाया हुआ है. तो स्टूडेंट क्या होगा? हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है. सपोज जैसे ये फर्स्ट फिंगर है
और ये सेंटर फिंगर जो करंट की डायरेक्शन बताएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। फर्स्ट फिंगर इधर आ रही है तो थंब हमारा ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल को ऊपर जाना होगा इस फोर्स को फील करते हुए। बट अभी हमें ये नहीं पता कि वो जब तक रीजन में रहेगा वो किस तरह का पाथ हो सकता है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन समझनी होगी किस तरह से। तो अभी सिर्फ इतना आइडिया है कि वो मूव करने वाला है अपवर्ड। द फोर्स ऑन क्यू, कितना फोर्स उसने फील किया है? द फोर्स ऑन क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ा हमने? एफ वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी। स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, दैट इज की जो डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसमें परपेंडिकुलर का मतलब है वेलोसिटी और फोर्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप वेक्टर की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इससे क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है? स्टूडेंट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आ गया एंड यू नो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी मूव कर रही है, फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वर्क डन होना चाहिए। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे ओपन किया जाए तो एफ डी एक्स कोस थीटा आना चाहिए। अब स्टूडेंट जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वही होगी जहां उसी डायरेक्शन में होगी जिधर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब जब वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस केस में वर्क डन वैल्यू कितनी आई? 0। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वर्क डन 0 आ रहा है? ऐसा केस तब होता है जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बॉडी किस में घूम रही है? सर्कल में घूम रही है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो स्टूडेंट जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और उसके ऊपर जो ये फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाएगा। ये जो फोर्स हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैसा फोर्स होगा? ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, मूव करता है, तो जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है उसकी वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, और बॉडी को चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा देता है। सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स, the work done by this force is 0. Work done by this force is 0. So it acts as centripetal force. So it acts as centripetal force and revolve the charge in a circle the charge in a circle. Revolve the charge in a circle. ओके स्टूडेंट, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। कब? अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एंटर करता है तो वो सर्कल में मूव करने लगता है। सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन v is inclined to be, that is जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाता हुआ एंटर करता है तो क्या उस केस में भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है? इस चीज को हमें समझना होगा। When v is inclined to magnetic field. ओके, इसको स्टूडेंट समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने होंगे। हमें मानना है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, आप इसे जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हो, और जेड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाता हुआ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई एंगल थीटा बनाता हुआ। स्टूडेंट ये याद रखना, यहाँ पर 3D मोशन है,
यहाँ पर हम किसी प्लेन में पार्टिकल को नहीं चला रहे हैं, हम 3D में चला रहे हैं इसे। आप प्रोजेक्शन से इसे समझ सकते हैं 3D कैसे होगा। तो इस तरह से इसका अगर प्रोजेक्शन करें वेलोसिटी का, एक प्रोजेक्शन वो होगा जो नीचे प्लेन हमने लिया है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से z एक्सिस है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी किसी एंगल पर z एक्सिस के साथ ले रहे हैं हम। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हर एक्सिस के अलोंग होंगे, x एक्सिस के अलोंग भी होगा, y के भी होगा और z के भी होगा। तो इस v का पहला कंपोनेंट जो मैं परपेंडिकुलर z के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, दिस इज ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर होगा जो कि x और y प्लेन में है। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा z एक्सिस के अलोंग, दिस वन, दिस इज। तो ये इसे हम 3D शेप भी दे सकते हैं। जैसे मैं 3D में अगर इसे शो करूं तो ये फ्लोर पर मैं बना रहा हूं जो इसका बेस है, तो ये 3D हो गया। तो इस तरह से आप ये एक्सिस दिखा सकते हो। तो अगर इसे और ज़्यादा क्लियर करना चाहो तो आप इसे और ज़्यादा 3D में दिखा सकते हो। जैसे मैं अगर प्लेन्स बना रहा हूँ, दिस वन, दिस इज द YZ प्लेन, ये YZ प्लेन हो जाएगा और इस तरफ ये XZ प्लेन हो जाएगा। तो ये सारे प्लेन्स हम शो कर सकते हैं इस तरह से, ये सारे प्लेन्स हम शो कर सकते हैं दिस वन। तो स्टूडेंट हमें सिर्फ ये याद रखना है जो वेलोसिटी है वो Z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, जिसके दो कंपोनेंट है, एक Z एक्सिस के अलोंग आ गया है जिसके साथ एंगल है, और एक नीचे प्लेन पर आ गया है फर्श पे जो कि Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कंपोनेंट VZ है, ये कंपोनेंट VZ हो गया है, VZ, और जो एक नीचे कंपोनेंट आया है उसे VT लिख सकते हो। T का मतलब है टेंजेंट, आप ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो, इसे VT का नाम दे रहे हैं। तो याद रखो स्टूडेंट जो VT है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो स्टूडेंट जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक Z एक्सिस के अलोंग जिसकी वजह से पार्टिकल ऊपर जाएगा, और एक वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पार्टिकल को दो वेलोसिटीज तय करनी है, एक तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एक Z एक्सिस के अलोंग। तो एक साथ उसे दो मोशंस करने हैं। इसका मतलब एक तो उसे सर्कल में भी घूमना है और दूसरा उसे ऊपर भी जाना है Z एक्सिस के अंदर। तो दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट? उसे VT की वजह से सर्कल में घूमना है तो किस तरह से, इस तरह से सर्कल में घूमेगा, और साथ ही साथ VZ की वजह से उसे ऊपर भी जाना है तो इस तरह से वो स्पाइरल की फॉर्म में हेलिकल पाथ बनाता हुआ ऊपर मूव कर जाएगा इस तरह से। सो स्टूडेंट आप कह सकते हो ये जो पाथ है ये सर्कुलर नहीं है, ये हेलिकल पाथ है। तो स्टूडेंट जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाकर एंटर करेगा, कोई एंगल बनाकर एंटर करेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल या स्पाइरल, हेलिकल पाथ होगा या स्पाइरल पाथ होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट of the motion of the charge particle in magnetic field when the charge particle enters at an angle। VT के दो कंपोनेंट आप लिख सकते हो, Vx एक्सिस, Vy एक्सिस। तो क्या क्या हमने कंसीडर किया है? Vx ये क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ v वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। Vy ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट of velocity, component of velocity along y-axis, y-axis, Vz, this is the component of v along z-axis। साथ ही साथ Vx और Vy का रिजल्टेंट भी आपको नजर आ रहा है जो कि Vt है। तो रिजल्टेंट ऑफ Vx एंड Vy, स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर सम का लो आप लगा रहे हो, Vx का स्क्वायर Vy का स्क्वायर आप कर सकते हो, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दिस इज। तो स्टूडेंट Vt की वजह से, क्योंकि Vt परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसकी वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, मगर Vz की वजह से वो ऊपर जा रहा है। दोनों कंसेप्ट हमें इकट्ठे लिखने हैं यहाँ पर। नाउ Vt इज परपेंडिकुलर टू B, परपेंडिकुलर टू B, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू Vt charge will revolve in a circle, charge will revolve in a circle,
in a circle, and due to Vz, this one, which is along the magnetic field, the charge will move along z axis. स्टूडेंट ये बात याद रखना, Vz की वजह से चार्ज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ कोई रोल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है जब चार्ज पार्टिकल z एक्सिस की तरफ जा रहा है। वो फोर्स सिर्फ इस वजह से लग रहा है क्योंकि चार्ज पार्टिकल Vt की वजह से, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो चार्ज विल मूव अलोंग z एक्सिस, हेंस द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्पाइरल और हेलिकल। Spiral or helical. This is the concept of motion of charge particle in uniform magnetic field. When perpendicular to magnetic field, it will move in a circle. When inclined at an angle, it will move in helical path. वो helical path में move करेगा. Now the Lorentz force. What is Lorentz force? स्टूडेंट, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव करता है जहां दोनों ही फील्ड अवेलेबल हो, मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उस समय में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसे आप बोलते हो लोरेंज फोर्स बोलते हो। हेंस व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इनसाइड अ region having both magnetic field and electric field, it will experience a force due to both fields. दोनों ही फील्ड्स की वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, विच इज कॉल्ड एज लोरेंज फोर्स। इसी फोर्स को हम लोरेंज फोर्स का नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड एज लोरेंज फोर्स। सो स्टूडेंट, कौन से वो फोर्सेस हैं उनके बारे में पहले लिखते हैं। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में मूव कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उसे आप लोरेंज फोर्स बोल रहे हो। तो हमें दोनों ही फोर्स कैलकुलेट करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स वो फील कर रहा है चार्ज पार्टिकल, Fe से इसे डिनोट किया जा सकता है, विच इज Q into E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो आप इन द वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स, इसे आप इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स। नाउ मैग्नेटिक फोर्स, Fm, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, Q V क्रॉस B, दिस इज द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। आप इसे बोल सकते हो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। दिस इज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा टोटल लोरेंज फोर्स। नाउ द टोटल लोरेंज फोर्स और सिंपली लोरेंज फोर्स F से डिनोट कर देते हैं, which is Fe plus Fm, electric Lorentz force plus magnetic Lorentz force, and which is Q into E plus Q V cross B। Q यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, तो आपका फाइनल रिजल्ट बना Q E plus V cross B। This is the Lorentz force. This is the concept of Lorentz force. This is the final result. Okay students, so this is the topic of Lorentz force. So students, this is our today's concept. Thank you very much.